अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो पहले हमने लेक्चर नंबर 35 तक कंप्लीट किया था, तो आज हम 36 से ऑनवर्ड चलेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं जो फाइनल टर्म के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो फजूल चीज़ें हैं उनको हम बिल्कुल भी ना पढ़ें, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें पढ़ के, क्योंकि हमने इतना तो एक्सपर्ट होना नहीं है इसके अंदर के, क्योंकि जैसे हाँ, मुझे पता है कि हम अगर जो भी बंदा यूट्यूब पे कम वीडियोस टाइमिंग देखने के लिए आता है, वो यही चाहता है कि बस उसका पास हो जाए, ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि वो टॉप करे। टॉप करना होगा तो फिर वो जाएंगे उधर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर हैं 45-50 मिनट के, वही सुनेंगे। लेकिन जिन्होंने टॉप नहीं करना वो इधर आएंगे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ताकि वो पेपर पास कर लें, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है। तो इस लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि पैसिव और एक्टिव क्या होता है, ठीक है। ये आपको लॉन्ग के अंदर भी दे सकते हैं, शॉर्ट के अंदर भी दे सकते हैं। तो अपने जो ग्रामर की ग्रिप है उसको अच्छी कर लें, ताकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप लोगों को पैसिव और एक्टिव का डिफरेंस पता हो, ठीक है, कि ये कैसे करते हैं हम। उसके बाद अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं हमें करनी चाहिए, मतलब जब भी हम कोई रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है, या कोई सेंटेंस बनाएं, तो उसके अंदर हमें एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया अननेसेसरी रिपीटिशन, ठीक है। उसके बाद ओवरलोड सेंटेंस, अवॉइड सेंटेंसेस दैट कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन दैट द रीडर कैन इजीली फॉलो, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेता हो। ऐसे सेंटेंसेस को अवॉइड करें जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेता हो, ठीक है। ऐसी लिखें जो रीडर जिसको इजीली फॉलो कर सके। ये हो गया ओवरलोड सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होती है? सेंटेंस फ्रेगमेंट इज अ मिसिंग अ ऑब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या इन ये दोनों ही ना हो, लेकिन वो ऐसे पंचुएटेड हो कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा हो, तो इसे कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। मतलब ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो और ना ही ये दोनों चीज़ें हो, मतलब या तो सब्जेक्ट हो तो वर्ब ना हो, या वर्ब हो या सब्जेक्ट ना हो, या दोनों ही ना हो, तो फिर ऐसे और लेकिन वो फिर भी ऐसा पंचुएट हो कि वो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता हो। जैसे ड्राइविंग इज इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश आवर, मतलब रश आवर के दरमियान, शाम को रश के टाइम के दरमियान ड्राइविंग करना सिटी के अंदर ठीक है। उसके बाद कॉमा सप्लाइज, नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लाउज विद जस्ट अ कॉमा। इंडिपेंडेंट क्लाउज को कभी भी सिर्फ जस्ट कॉमा से कभी भी टू इंडिपेंडेंट क्लाउड से कॉमा को ना जोड़ें, ठीक है। मतलब एक जैसे ये है द सन इज हाई, पुट ऑन सम सन ब्लॉक, ठीक है। ये अब टू इंडिपेंडेंट है, सन है और सन ब्लॉक। तो यहाँ पर अब ये टू इंडिपेंडेंट है, तो इसके दरमियान में एक कोमा लगाने से ये कोमा सप्लाई एरर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूज्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इनकरेक्टली ज्वाइंड टू इंडिपेंडेंट क्लाउज विद नो पंचुएशन। पंचुएशन के बगैर टू इंडिपेंडेंट क्लाउज को गलत तरीके से ज्वाइन करना, ठीक है। इसके अंदर जो फ्यूज्ड सेंटेंस होता है, इसके अंदर रीडर जो है उसको यही पता नहीं होता कि एक थॉट किधर खत्म हो रही है और दूसरी थॉट कहाँ शुरू हो रही है, ठीक है। I got up late this morning. I did not have time for breakfast. ठीक है, कि उसको जो पढ़ने वाला होता है उसको समझ ही नहीं आती कि ये जो सेंटेंस है, जो फ्यूज्ड सेंटेंस है, रीडर को समझ ही नहीं आती कि इसकी थॉट खत्म कहाँ हो रही है और दूसरी स्टार्ट कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंगी सेंटेंस, जो स्ट्रिंगी सेंटेंस होते हैं ये पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट होते हैं और अंडरस्टैंड करने में भी डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्ट्रिंगी सेंटेंस को अवॉइड किया जाए क्लाउज के अंदर, ताकि आपका जो रीडर है उसके लिए आसानी हो पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आ गया लैक ऑफ पैरेललिज्म। तो जो पैरेललिज्म होता है इज द रेपिटिशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट इन द पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है।
जो पैरेललिज्म होता है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ग्रामेटिकल एलिमेंट को बार बार एक चीज़ के अंदर यूज़ करना, ठीक है। तो इस वजह से हमें पैरेललिज्म रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंस ऑफ पार्ट को रेफर करता है विच आर द सेम इन फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी उनका सेम हो, ठीक है। उनका फंक्शन भी सेम हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो। उसके बाद आ जाता है चोपी सेंटेंस। चोपी सेंटेंस चोपी सेंटेंस टू शॉर्ट होते हैं, ये बहुत शॉर्ट होते हैं, टू शॉर्ट होते हैं। जो चोपी सेंटेंस होते हैं ये बहुत शॉर्ट होते हैं और सेम वर्ड को रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे आई लाइक डॉग, भाई मैंने आई लाइक डॉग, एक ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डॉग्स मेक गुड पेट्स, तो ये दूसरा भी वही शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चोपी सेंटेंस का सीन सारा, ठीक है। तो चोपी सेंटेंस बहुत शॉर्ट होते हैं और इनके अंदर एक ही वर्ड की रिपीटिशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं, अब आ जाते हैं नीचे। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? जो डैंगलिंग मॉडिफायर होता है दैट इज नॉट क्लियरली रिलेटेड टू द वर्ड, ये वर्ड से नोट जो क्लियरली नहीं होते, मतलब क्लियरली रिलेटेड नहीं करते वर्ड से। अ मॉडिफायर हुज कनेक्शन टू द सेंटेंस इज इम्प्लाइड और intended but not actually made explicit is said to be dangled, ठीक है। dangling modifier disturb the clarity of your writing, जो dangling modifier होता है ये आपकी जो राइटिंग की क्लैरिटी होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये जो है dangling modifier ये क्लियरली वर्ड से रिलेट नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर यही चीज़ है। आगे आ जाते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप नज़र रखिएगा, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स के अंदर ये आ सकती हैं, वो आपसे ट्रू और फॉल्स के अंदर ये पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, बस अब लेक्चर नंबर 38 में आ जाते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये पंचुएशन। ये जो पंचुएशन मार्क्स है ना, ये सारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और वो आपको शॉर्ट के अंदर भी कह सकते हैं कि आप ये पंचुएशन जो मार्क्स हैं ये इनमें से कोई 5 लिखते हैं या कुछ जितने भी लिखते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉट को पीरियड कहते हैं, कोमास कैसे लिखते हैं, कोलन, सेमी कोलन और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, हाइपेंस, हाइफन्स, डैशेस, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं, और इन मतलब लिखना तो ऑब्वियसली लैपटॉप के वो जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसके ऊपर लिखे ही होते हैं, लेकिन मतलब इनको कहते क्या हैं ताकि जब एमसीक्यूज में अगर वो आपसे पूछें तो आप लिख सकें, ठीक है। उसके अलावा biased language, avoid language that could be interpreted as bias on the basis of sex, age, physical ability और ethnic identity, मतलब ऐसी लैंग्वेज से अवॉइड करें जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बेस करती हो, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम बियास लैंग्वेज के अंदर लेके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे वही जो पंचुएशन मार्क्स है ना उनको ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने लेक्चर नंबर 36 से लेकर 38 तक पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग देखें और फ़ायदा उठाएं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।